हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, ठंड की ऋतु में ठंडी इतनी पड़ रही है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में माइनस तक ठंडी पड़ती है और सारा हिंदुस्तान में ठंडी का अभी मौजू चलता है और ठंडी की लहर चलती है। तो उसकी इफेक्ट हमारे हेल्थ पर करती है। तो आज हम ये वीडियो में आपको बताएंगे कि जो ठंड के ऋतु में जो आंख कान गला या जो स्किन है या रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन से रोग हो जाते हैं और इसकी कौन सी प्राइमरी दवा है, इसके बारे में हम मित्रों बात करेंगे। मित्रों, जब सीजन बदलती है और ठंडी आ जाती है तो जैसे बच्चों है, बूढ़े लोग हैं, मिडिल एज के लोग हैं, मेल है या फीमेल है, लोगों को कहीं ना कहीं आंख कान गले की तकलीफ तो रहती है। तो इसके लिए हम बहुत सारी दवा करते हैं, आधुनिक दवा करते हैं, एंटीबायोटिक खा खा के थक जाते हैं, लेकिन ये जो सामान्य सर्दी भी शरीर में से नहीं जाती है। और अभी भी जो हमको ओमिक्रॉन का भी भय सता रहा है कि ये सर्दी है या ओमिक्रॉन है। जैसे ओमिक्रॉन भी वन टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजल वायरस ही है, हमारा साइंस उसको इन्फ्लुएंजा ही मानते हैं। तो ऐसे रोग में से हमारा स्वास्थ्य को हम कैसे बच सकते हैं, और ऐसे कोई केमिकल वाली हम सब ज़्यादा दवा नहीं खा रहे, क्योंकि शुरुआत में तो ये ठीक कर देता है, फिर से रिकरेंट हो जाता है और कई बार 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 रिकरेंट होने के बाद हमारा शरीर में रोग को सप्रेस दबाया जाता है। तो इससे जरिए ये रोग शरीर में से तो क्योर नहीं हो जाता है, पर परमानेंट रह जाता है। इससे जरिए और सारे भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम आंख कान गला में हम आंखों की बात करेंगे। आपको लगता है आंख में भी सर्दी लगता है? हाँ, 100%। कई बार कोल्ड एयर आ जाता है तो आंख में इचिंग आ जाता है, रेडनेस आ जाता है। जो आंखों में जो जो सिग्धता है, ये भी कई बार ड्राइनेस हो जाती है। ऐसे तो ड्राइनेस होने का कई सारे कारण हैं। कई बार हम सोशल मीडिया का ओवर यूज़ करते हैं तो भी हमारे आंख फटीक हो जाती है, रेड हो जाती है, ड्राइनेस हो जाता है, जैसे आंसू सूख जाता है और आंखों में इचिंग आ जाता है, रेडनेस आ जाती है, आंखों में स्पिचिंग पेन हो जाता है, कई बार आंख में झाखप भी आ जाता है। तो ये जो मोटा मोटी कई बार सर्दी की वजह से भी हो सकता है, आंखों में से पानी निकलता है बार बार, ये आंखों का नजला है। तो इसमें होम्योपैथिक में बहुत सारी मास्टर ड्रग्स है, जैसे आप यूप्रेशिया ले सकते हैं, डल्का मारा इसमें यूज कर सकते हैं, इसमें एकोनाइट है, काली बीज भी यूज कर सकते हैं, बेलाडोना है, किलकेरिया कार्प है, एंड फेरामफॉस दवा का उपयोग कर सकते हैं। कई बार जब भी कोल्ड सीजन में आपको नाक में नजला हो जाता है, नाक में छींके आ जाती है, एक छींक दो छींक आए तो ठीक है, पर 10-15-20 आ जाता है तो दर्दी को वीकनेस लगता है, हेडेक लगता है, नाक में से चिकास जितना म्यूकस आ जाता है, कई बार इतना पुष्कर लींट आ जाता है, बार बार सर्दी करने से उसको बोरिंग करना पड़ता है। कई बार नाक में भी रेडनेस हो जाता है, टिप ऑफ जो हमारा नोज है, कई बार नाक ब्लॉक हो जाता है, कई बार दर्दी को बुखार आ जाता है, बॉडी हो जाता है, नाक क्लोज हो जाता है। और लंबे टाइम से जो नाक की बीमारी रहता है तो नाक का जो पर्दा है इसको डेविड सेप्टम बोलते हैं। कई बार उसमें ये जो एक बाजू खिसक जाता है तो उसको डेविड सेप्टम या नाक का पर्दा का खींचना भी बोलते हैं, या कर्व्स एस आकार का हो जाता है। तो इसके जरिए भी लाइफ लॉन्ग नजला रहता है, और नजला रहने से वायरस का संक्रमण होने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि जो भी वायरस है ये हमारे एक ही रूट से हमारा शरीर में प्रवेश कर सकता है, वी हियर नोज। और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा आधुनिक और एंटी हिस्टामिनिक दवा लेते हैं तो आपको टेम्पररी तो ठीक रहता है, पर जो जो नेजल जो कैविटी होता है इसमें एक कुदरती एक चिकास होती है म्यूकस मेम्ब्रेन में,
ये क्या करता है, ये एंटी फंगस एंटी वायरस को सामने लड़ने की एक कुदरत ने गिफ्ट दिया है। पर हम ज़्यादातर ऐसी एग्रेसिव केमिकल युक्त दवा जो एंटी हिस्टामिनिक या स्टीरॉयड का यूज़ करते हैं, तो ये लॉन्ग टाइम पर तो ठीक लगता है, और लॉन्ग टाइम हमारा ये जो नेजल पैसेज ऑब्स्टिकल कर सकता है। तीसरे जरिए हमने नाक का नज़ला हो सकता है, छींके आ जाती है, कई बार नेजल पोलिप्स हो जाता है, डेविड सेप्टम्स हो जाता है, और कई बार नाक में से कंटिन्यूस पानी आ जाता है, राइनाइटिस जिसको बोलते हैं, छींके चलती है, फीवर आ जाता है। ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशन रहता है, और हम आधुनिक दवा से हम दबा देते हैं तो कई बार ये लॉन्ग टर्म रहता है। इवन दो सर्दी जाने के बाद भी हमको ये प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी होती है ये उसको सप्रेस किया जाता है। तो इसमें आप होम्योपैथिक इज अ मास्टर ड्रग्स, इसमें काली बीज इज अ ग्रेट, जिन लोगों को ज़्यादा छींके चलती है बेलाडोना ले सकते हैं, कैलकेरिया कार्ब ले सकते हैं। कई बार आपको जो नाक में पोलिप्स हो जाता है तो आप थूजा है, एसिड नाइट्रिकम है, या लेमना माइनोरा जो ड्रग्स है ये मदर टिंचर ले सकते हैं। नाक में आप कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल या गाय का घी भी डाल सकते हैं। आपको लगता है कि इससे क्या फायदा होता है, तो मैं बताऊं कि जब हम आधुनिक दवा लेते हैं तो हमारा जो एयर पैसेज है, जो नेजल कैविटी है, तो इसमें स्निग्धता नहीं होती है, तो जो भी वायरस होता है उसका ग्रोथ हमारा जो एंटीरियर चैम्बर होता है नाक के पीछे, जो जिसको साइनस बोलते हैं, तो इसमें पहले तो ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद ये हमारी जो इंटरनल ऑर्गन है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये लंग्स में इंटरनल जाता है और यहीं से वो ग्रो कर सकता है। तो कई बार ये रोग बड़ा भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने जो दवा बताया है वो दवा का आपको भरपूर उपयोग करना चाहिए। और देखो, होम्योपैथिक दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस तरह जब इस कोल्ड सीजन होती है, जनरली ये दिसंबर जनवरी पर्टिकुलरली फेब तक, ठंडा पवन भी बहुत आता है, तो हमारा कानों में भी उनका बहुत सारे प्रभाव पड़ता है। कई बार कान में ज़्यादा पवन जाता है तो सुनाई नहीं दे रहा है, कान में कोई आवाज़ आता है, जिसको और हम टिनाइटस बोलते हैं। कई बार तो जो बच्चों को कान में ज़्यादातर ठंड पहुंच जाती है तो बच्चों में रसी आना, और जो लंबे टाइम रसी रहता है तो हमारा जो सुनाई देने का जो पर्दा है इसमें परफोरेशन ऑफ होल भी पड़ जाता है। कई बार ऑटोरिया हो जाता है। तो ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से धीरे धीरे ये हमारा जो फंगस होता है ये पर्दे पर उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है सेप्टम पर, तो कई बार परफोरेशन इन ड्रम हो जाता है। तो उनमें ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी में बहुत सारे मास्टर ड्रग्स है कि जो पर्दे में होल हो जाता है, या आपको ओटोरिया जिसमें डिस्चार्ज कान में पानी जैसा या येलोइश या वाइटिश डिस्चार्ज आ जाता है, तो इसमें बहुत अच्छी दवाई है। इसमें आप सिलीशिया का उपयोग कर सकते हैं, हेपार सल्फ है, इपिस मेलिफिका है, सल्फर है, यूफ्रेशिया है, काली बीच है, काली बाइक्रोम है। ये सब जो दवा होती है ये कानों के रोग में बहुत अद्भुत काम करती है, और ये दवा की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है, वो धीरे धीरे मिटाएगा, उसका कारण ये कि ये दवा धीरे काम नहीं करता है, पर रोग को ये जड़ से मूल से खत्म करने की एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। तो आप उसको थोड़ो टाइम तक आप यूज़ करोगे तो ये लाइफ लॉन्ग आपको ठीक कर सकता है। नहीं तो कई बार जो वॉरम टिनाइटस हो जाता है, कान में आवाज़ आना, ये हमारा वायु एंड कफ का इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है, तो उसको ठीक करता है, पर इसमें इट टेक टाइम। कई बार आपका धीरज निकल जाता है तो आपको लगता है कि ये होम्योपैथिक से नहीं मिटता है, पर ऐसा नहीं है। मैंने 35 साल में कई पेशेंटों को जो ऑरम टिनाइटस है और बिना सर्जरी जो जिसको परफोरेशन इन ड्रम है या ऑटोरिया है, कई बार पेशेंट ऑपरेशन के बाद भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन लेके आते, तो होम्योपैथिक में बहुत अमोघ औषध है और ये जड़ मूल से खत्म करता है। 4th नंबर का जो डिजीज है गले का प्रॉब्लम, अभी तो जो हमको पेंडेमिक में है, ओमिक्रॉन का लोगों को भय है, और ओमिक्रॉन का फर्स्ट इफेक्ट हमारे गले में आ जाता है। गले में संक्रमण बढ़ता है, गले में खराश बढ़ती है, पेन होता है, ड्राइनेस हो जाता है, कॉफ रहता है, फीवर रहता है।
जलन रहता है, गले में कंटिन्यूस ड्राइनेस रहती है। ज़्यादातर एंटीबायोटिक लेके उसको टेम्पररी तो ठीक कर देते हैं, पर इसमें जो रहेला बैक्टीरिया है, वायरस है, ये टेम्पररी उसका ग्रोथ कम कर देता है, पर गले में जो रहेला वो जो बैक्टीरिया वायरस है वो रिमूव नहीं होता है। तो ये लॉन्ग टर्म रहने से कई बार हमारा जो गले का जो स्वर पीटी है इसमें भी आवाज़ में भी बदलाव आ जाता है, कई बार कॉफिंग रहता है, कई बार बोलने में दिक्कत आती जाती है। कई बार जो लोग प्रोफेसर होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं या वकील होते हैं, उसको सिंगर होते हैं, उसको गले में गाने में या बोलने में भी दिक्कत आती है, और गले की जो मांसपेशी में अकड़न आ जाता है। कई बार उसको ऐसा माना जाता है कि कैंसर है, पर ये कैंसर नहीं है, क्योंकि ये जो स्टीफनेस है वो ऑर्डिनरी दवा से नहीं जाती है। तो उसको ऐसी दवा देना पड़ता है कि जो स्टीफनेस है धीरे धीरे जो कफ युक्त स्टीफनेस है, जो गले की जो मांसपेशी को स्टीप कर दिया है, तो जो होम्योपैथिक दवा से धीरे 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 ये जो सूखा हुआ कफ है वो निकल जाता है। और सिंगर का भी उतना स्वाद, मेरे पास बहुत सारे सिंगर आए हैं जिनका एफोनिया हुआ है, प्रोफेसर लोग आते हैं, कई बार वकील लोग आते हैं, उनको भी जो प्रॉब्लम्स बोलने में दिक्कत होती है, तो धीरे 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 रिस्टोर हो जाता है, फिर से उसका जो वोकल कोड पैरालिसिस हो जाता है वो रिस्टैब्लिश हो जाता है। तो मित्रों ये बहुत सारी दवाई है। जनरली आप जो दवा यूज करना चाहते हैं ठंडक पे और आपको फीवर हो जाता है बार बार, तो आर्सेनिक का भी उपयोग कर सकते हैं। एकोनाइट है, बेलाडोना है, सल्फर है, कैल्केरिक। जैसे चेंज ऑफ ऋतु में बच्चों को में भी आपको ऐसा देखा होगा, जब भी सीजन आती है तो बच्चों में सांस फूलना या छींके आना, बुखार आ जाना, पेरेंट्स बहुत बेचारे चिंताग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि उसको जब भी ऐसा फीवर आ जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, एंटीबायोटिक देता है, लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बाद में बच्चों को हम ऐसे ही पिलाते हैं कि कुछ दवा पिला रहे कि बच्चों के साथ हम कुछ जबरदस्ती कर रहे हैं। बच्चा थोड़े दिन ठीक हो जाता है, फिर से ये साइकिल चालू हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को होम्योपैथिक दवा लेना जरूरी है। होम्योपैथिक इज अ ग्रास रूट से इम्यूनिटी डेवलप करता है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और बच्चे लोग हंसी खुशी से दवा ले सकते हैं। ऐसे ओल्ड उम्र में भी ऐसे अस्थमा हो जाता है, नजला का प्रॉब्लम रहता है, कान में आवाज का प्रॉब्लम रहता है, इसमें बेराटा म्यूर एंड बेराटा कार्ब का उपयोग करना चाहिए। इज अ ग्रेट मेडिसिन। जो अस्थमा होता है तो इपिकेनम दवा का उपयोग करना चाहिए, और जो उसको बार बार बलगम पड़ता है तो एंटी इंक्रूडम दवा लेना चाहिए। तो मित्रों ये सीजन में आपको शरीर को आपको ख्याल होम्योपैथिक से आप रख सकते हैं। होम्योपैथिक की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़े धीरे से आप दवा का प्रयोग कीजिए, लो मात्रा में दवा का उपयोग करें। शॉर्ट आप यही ऋतु में आप ठीक हो सकते हैं, आपका शायद पेट ठीक हो सकता है। मित्रों मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।